हम सबने ऐसे लोग देखे हैं जो जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत होशियार भी हैं, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि पैसा पैसा उनकी तरफ चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। और आज हम टी हार्वेकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के जरिए इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और किताब का दावा है कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है हमारे दिमाग के अंदर छुपे एक मनी ब्लूप्रिंट से। मनी ब्लूप्रिंट, ये सुनने में किसी बिल्डिंग के नक्शे जैसा लग रहा है। तो क्या ये पैसों का कोई नक्शा है जो हमारे दिमाग में है? बिल्कुल सही समझा आपने। एक तरह से ये पैसों को लेकर हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वासों का एक सेट प्रोग्राम है। और मजे की बात यह है कि ये ज्यादातर हमारे बचपन में ही तय हो जाता है। लेखक इसकी तुलना करते हैं घर के थर्मोस्टेट से। सोचिए, अगर आपने अपने घर का थर्मोस्टेट मान लीजिए 20 डिग्री पर सेट किया है, तो क्या होगा? बाहर चाहे बर्फ पड़ रही हो या लू चल रही हो, अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री के आसपास ही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। हमारा मनी ब्लूप्रिंट भी ठीक इसी तरह काम करता है। अगर किसी का ब्लूप्रिंट साल में 5 लाख कमाने पर सेट है, तो वो उतना ही कमाएगा। अगर ज्यादा कमा भी लिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो वापस उसी लेवल पर आ जाएगा। एकदम। एक मिनट, ये सुनने में तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा अजीब भी है। मतलब क्या मेरी मेहनत, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी स्किल्स का कोई मतलब ही नहीं है? क्या सब कुछ बचपन में ही तय हो गया था? ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि मेहनत और स्किल्स बेकार हैं, लेकिन वो ये कहती है कि ये सब बाहरी औजार हैं। असली कंट्रोल जो है वो अंदरूनी थर्मोस्टेट के पास है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लॉटरी जीतने वालों का। बिल्कुल। रिसर्च दिखाती है कि ज्यादातर लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में सारा पैसा गवाकर वापस अपनी पुरानी आर्थिक हालत में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाहरी पैसा तो बढ़ गया, लेकिन अंदर का थर्मोस्टेट अभी भी कम परिसेट था। सही पकड़ा। और इसका उल्टा भी सच होगा फिर, जो लोग खुद से अमीर बनते हैं। बिल्कुल। किताब में डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दिया गया है। जब वो अरबों डॉलर के कर्ज में डूब गए थे, तब भी उनका दिमागी थर्मोस्टेट अरबपति वाला ही था। इसलिए उन्होंने कुछ ही सालों में वो सब वापस कमा लिया। इस मनी ब्लूप्रिंट को आप अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपका ओएस पुराना है, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे ऐप्स भी डाउनलोड कर लें, वो या तो चलेंगे नहीं या बार बार क्रैश होंगे। अमीर बनने के लिए पहले अपना दिमागी ओएस अपग्रेड करना पड़ता है। वाह, फोन ओएस वाला उदाहरण तो एकदम साफ है। तो अगर ये ब्लूप्रिंट इतना जरूरी है, तो ये बनता कैसे है? क्या ये कोई एक दिन में बन जाता है? एक कड़ी दूसरी को खींचती है और आखिर में नतीजा हमारे बैंक अकाउंट में दिखता है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बनाया है। P, फिर T, फिर F, फिर A, और इनसे मिलता है R। PTFAR, ये तो किसी केमिस्ट्री के फॉर्मूले जैसा लग रहा है भी एक तरह की दिमागी केमिस्ट्री ही। P का मतलब है प्रोग्रामिंग, यानी बचपन में हमारे दिमाग में जो बातें भरी गई। ठीक है, प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग से T यानी थॉट्स या विचार पैदा होते हैं। ओके। उन विचारों से F यानी फीलिंग्स या भावनाएं बनती हैं। उन भावनाओं के आधार पर हम A यानी एक्शन या काम करते हैं। और उन्हीं कामों से हमें R यानी रिजल्ट्स या नतीजे मिलते हैं। अरे वाह, मतलब अगर मेरे बैंक अकाउंट में नतीजे अच्छे नहीं हैं, तो मुझे अपने एक्शन बदलने होंगे। और एक्शन बदलने के लिए अपनी भावनाएं, और भावनाओं के लिए विचार, और विचार बदलने के लिए अपनी असली जड़ यानी प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। एग्जैक्टली। एकदम सही। इसीलिए किताब का एक मुख्य सिद्धांत है, आपकी आमदनी केवल उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप खुद बढ़ते हैं। अगर आपको पेड़ पर लगे फल बदलने हैं, तो आपको उसकी जड़ों पर काम करना होगा। बिल्कुल। और हमारी प्रोग्रामिंग की ये जड़ें 3 मुख्य तरीकों से बनती हैं। अच्छा, तो पहला तरीका क्या है? पहला और सबसे आम तरीका है मौखिक प्रोग्रामिंग, यानी वर्बल प्रोग्रामिंग। हमने बचपन में पैसों के बारे में क्या सुना? वो सारी कहावतें और बातें हैं जो हमारे माता पिता, रिश्तेदार या टीचर कहते थे। जैसे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये वाली लाइन तो हमारे देश का नेशनल स्लोगन होनी चाहिए। मैंने इतनी बार सुनी है कि मुझे लगता है ये मेरे डीएनए में ही कोड हो गई है। बिल्कुल। या फिर अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, हम ये खरीद नहीं सकते। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, पर ये बच्चे के अवचेतन मन में गहरे बैठ जाती हैं। किताब में स्टीफन नाम के एक आदमी का किस्सा है
जो साल में $8 लाख कमाता था। $8 लाख? हाँ, लेकिन फिर भी हमेशा तंगहाली में रहता था। $8 लाख कमाने वाला इंसान तंगहाल कैसे हो सकता है? ये तो समझ से बाहर है। वजह उसकी प्रोग्रामिंग थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि अमीर लोग लालची होते हैं और उनका कोई धर्म ईमान नहीं होता। अब स्टीफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उनका सम्मान चाहता था, तो उसके अवचेतन मन में अमीर होने को बुरा और लालची होने से जोड़ लिया। ओह, तो जब भी वो ज्यादा पैसा कमाता, उसका दिमाग उसे खर्च करने के बहाने ढूंढने लगता ताकि वो अपनी माँ की नज़र में अच्छा बना रहे। किताब कहती है कि जब तर्क और भावनाओं में लड़ाई होती है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतती हैं। वाह, मतलब उसका दिमाग तार्किक रूप से जानता था कि पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन उसकी भावनात्मक प्रोग्रामिंग वो उसे अनजाने में ही बर्बाद कर रही थी। अच्छा, तो जो बातें हमने बचपन में सुनी वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, लेकिन बातों से ज्यादा असर तो उस चीज का होता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, खासकर अपने माँ बाप को करते हुए। इस बारे में किताब क्या कहती है? आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। दूसरा तरीका है मॉडलिंग। हमने अपने माता पिता को पैसों को कैसे संभालते हुए देखा। क्या वो फिजूल खर्ची करते थे या बहुत ज्यादा कंजूस थे? क्या पैसा घर में खुशी लाता था या लड़ाई झगड़े की वजह बनता था? हम अनजाने में या तो उनकी नकल करने लगते हैं या फिर एकदम उल्टा करते हैं। हाँ, या फिर कभी कभी गुस्से और विद्रोह में उनके बिल्कुल उल्टे बन जाते हैं। मतलब अगर किसी के पिता बहुत कंजूस थे तो हो सकता है वो बड़ा होके बहुत खर्चीला बन जाए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ। बिल्कुल, लेकिन किताब चेतावनी देती है कि विद्रोह भी एक जाल है। अगर अमीर बनने के पीछे की वजह गुस्सा, डर या किसी को कुछ साबित करने की इच्छा है, तो वो पैसा कभी सच्ची खुशी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि असली मुद्दा पैसा है ही नहीं। असली मुद्दा वो गुस्सा या डर है जो मन की गहराई में बैठा है। ऐसे में पैसा उस गुस्से को और बढ़ा देता है और आखिरकार मन शांति पाने के लिए उस पैसे से ही छुटकारा पाने की कोशिश करने लगता है। तो वे अनजाने में ही अपनी सफलता को फिर से बर्बाद कर देते हैं। कमाल है, चाहे नकल करो या विद्रोह करो, प्रोग्रामिंग का असर रहता ही है। तो फिर तीसरा और सबसे गहरा असर कौन सा होता है? तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है विशिष्ट घटनाएं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। बचपन का कोई एक मजबूत अनुभव जो पैसों को लेकर हमारी पूरी सोच को एक तरह से आकार दे देता है। किताब में जूसी नाम की एक नर्स की कहानी है, जो एक बहुत अच्छी नर्स थी, पर उसके पास कभी पैसे नहीं टिकते थे। इसकी क्या वजह थी? जब वो बच्ची थी तो उसने अपने माता पिता को एक रेस्टोरेंट में पैसों को लेकर बुरी तरह झगड़ते हुए देखा। झगड़े के बीच में ही उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गए। हे भगवान! उस एक घटना ने जोशी के नन्हे से दिमाग में एक समीकरण बना दिया, पैसा इज इक्वल टू दर्द। नतीजा, वो पूरी जिंदगी अनजाने में पैसे से छुटकारा पाती रही ताकि उसे दोबारा वो दर्द ना झेलना पड़े। ये तो बहुत ही दुखद है और ये दिखाता है कि कैसे एक ही पल हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल, और ये घटनाएं हमेशा इतनी बड़ी या दुखद हो ये जरूरी नहीं। लेखक अपनी पत्नी का एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। जब उनकी पत्नी छोटी थी तो आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही अपनी माँ के पास पैसे मांगने जाती थी। उनकी माँ हमेशा कहती थी, पैसे मेरे पास नहीं है, पापा से मांगो। इस छोटी सी रोज की बात से उनकी पत्नी के दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग हुई? पैसे पुरुषों के पास होते हैं, महिलाओं के पास नहीं। और इस छोटी सी बात का उनकी शादीशुदा जिंदगी पर क्या असर हुआ? बहुत बड़ा असर हुआ। उनकी पत्नी के लिए पैसा तत्काल आनंद का प्रतीक था, जैसे बचपन में आइसक्रीम, तो वो खूब खर्च करती थी। अच्छा। जबकि लेखक के लिए, जिनकी परवरिश अलग थी, पैसा आजादी और सुरक्षा बनाने का जरिया था, तो वो बचाते थे। अच्छा, तो दोनों के ब्लूप्रिंट अलग थे। हाँ, नतीजा ये हुआ कि पैसों को लेकर उनके बीच जबरदस्त झगड़े होते थे। दोनों को लगता था कि दूसरा गलत है, जब तक कि उन्होंने बैठकर एक दूसरे के मनी ब्लूप्रिंट को नहीं समझा और अपने रिश्ते के लिए एक नया साझा ब्लूप्रिंट बनाने पर काम नहीं किया। ये सब सुनकर तो थोड़ा डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बचपन की प्रोग्रामिंग के कैदी हैं और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या हम वाकई इसमें फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि उसका समाधान भी देती है। लेखक बदलाव के लिए 4 स्टेप का एक प्रोसेस बताते हैं। पहला, अवेयरनेस यानी जागरूकता। ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। तीसरा, डिसोसिएशन यानी अलगाव। और फिर चौथा, रिकंडीशनिंग यानी रिकंडीशनिंग। चलिए इसे थोड़ा खुलते हैं। पहला कदम, जागरूकता।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चेतना, अपने विचारों को देखना। जब भी पैसे से जुड़ा कोई विचार मन में आए तो रुक कर उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखना। जैसे जब आप कोई फिजूल खर्ची करने वाले हों तो मन में क्या आवाज आती है? अरे खर्च कर लो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। हाँ, आती है ये आवाज तो। या जब आप निवेश करने की सोचते हैं तो क्या आवाज आती है? नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है, सारे पैसे डूब जाएंगे। इन आवाजों को पहचानना ही पहला कदम है। आप उस चीज को नहीं बदल सकते जिसके अस्तित्व के बारे में आपको पता ही ना हो। ठीक है, तो पहले अपने दिमाग की इन अंदरूनी आवाजों को सुनना और पहचानना है, फिर दूसरा कदम समझना। समझना मतलब ये पता लगाना कि ये विचार या विश्वास आया कहाँ से। क्या ये वो बात है जो मैंने बचपन में सुनी थी, मतलब मौखिक प्रोग्रामिंग? क्या ये मेरे माता पिता का व्यवहार है जिसकी मैं नकल कर रहा हूँ, मॉडलिंग? या ये किसी पुरानी घटना का नतीजा है? जब आप जड़ को समझ लेते हैं तो उसकी ताकत कम होने लगती है। और तीसरा कदम अलगाव, इसका क्या मतलब है? ये सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक बदलाव है। ये महसूस करना कि ये विचार या विश्वास आप नहीं है। ये सिर्फ एक पुरानी फाइल है, एक पुरानी जानकारी है जो आपके दिमाग में स्टोर हो गई थी जब आप बहुत छोटे थे। और तब चुनने की क्षमता नहीं थी? बिल्कुल। जैसे ही आप समझते हैं कि ये विचार बाहर से आया है और ये आपकी असली पहचान का हिस्सा नहीं है, आपको इसे रखने या इसे छोड़ने की आज़ादी मिल जाती है। ये चेतना और समझने वाली बात तो समझ आई कि पहले प्रॉब्लम को पहचानना जरूरी है, लेकिन जानने और बदलने में बहुत फर्क है ना? बहुत फर्क है। सालों पुरानी प्रोग्रामिंग को सिर्फ जानने से कैसे बदला जा सकता है? चौथा कदम यानी रिकंडीशनिंग, इसमें असल में करना क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर असली काम शुरू होता है। रिकंडीशनिंग के लिए किताब एक बहुत ही शक्तिशाली टूल देती है जिसे वो घोषणाएं या डिक्लेरेशंस कहते हैं। घोषणाएं? ये पॉजिटिव अफर्मेशन जैसी चीज है क्या? जैसे मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैंने ये ट्राई किया है, ज्यादा काम नहीं करता। लेखक इस फर्क को बहुत साफ करते हैं। वो इसे पॉजिटिव थिंकिंग या सिर्फ अफर्मेशन नहीं कहते, वो इसे घोषणा कहते हैं। अफर्मेशन अक्सर पैसिव होता है, जैसे मैं अमीर हूं। हो सकता है आपका दिमाग तुरंत कहे झूठ बोल रही हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट तो खाली है। हाँ, बिल्कुल यही होता है। लेकिन घोषणा एक ऐलान है, एक ताकतवर इरादा, भविष्य के लिए एक कमांड। जब आप घोषणा करते हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि ये अभी सच है, आप कह रहे हैं कि आप इसे सच बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, तो इसका एक उदाहरण क्या होगा? जैसे अगर आपकी प्रोग्रामिंग ये है कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो आप इसकी जगह एक नई घोषणा कर सकते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जोर से कहेंगे, मैं दिल से उदार और बेहतरीन इंसान बनने के साथ साथ बहुत अमीर बनने का इरादा रखता हूं। या अगर आपकी प्रोग्रामिंग मॉडलिंग पर आधारित है तो आप कह सकते हैं, पैसे को लेकर मैंने अपने माता पिता के जो तरीके देखे वो उनके थे, मैं अपना तरीका चुनती हूं। इसे जोर से बोलना क्यों जरूरी है? मन में नहीं सोच सकते? लेखक के अनुसार जब आप इसे जोर से बोलते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की हर कोशिका में कंपन करती है। ये आपके अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं रह जाता, ये एक अनुभव बन जाता है। ये अपने दिमाग को जानबूझकर नए विचारों से भरने जैसा है, ताकि पुराने बेकार विचार अपने आप बाहर हो जाएं। तो इन सब का क्या मतलब है? इसे अगर एक लाइन में समेटना हो तो क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि हम सब जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या नए बिजनेस आइडिया के पीछे भाग रहे हैं, वो असल में सिर्फ 10% काम है और असली 90% काम तो हमारे अंदर, हमारे बचपन की कहानियों को बदलने में है। ये तो पूरी सोच को ही उल्टा कर देता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला है। अंतिम संदेश यही है कि आपकी बाहरी वित्तीय दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का सीधा प्रतिबिंब है। अगर किसी के बाहरी जीवन में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो इसका कारण यह है कि उसके आंतरिक जीवन में कुछ गड़बड़ है। ये बहुत सरल है, लेकिन इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इसका मतलब है कि हमें बहाने बनाना छोड़कर पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। सही बात। और इसी जिम्मेदारी को लेने के लिए किताब में एक बहुत ही उत्तेजक विचार दिया गया है। आपके दिमाग में कोई भी विचार बिना किराया दिए नहीं रहता। हाँ, हर विचार या तो एक निवेश है या एक लागत। या तो वो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। तो अगर ये सच है तो किसी के भी मन में पैसे के बारे में जो सबसे आम विचार रहते हैं, जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होंगे या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वे हर दिन खुशी और सफलता के मामले में उनसे क्या किराया वसूल रहे हैं।